चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 1 है। चैप्टर के नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखें तो समानता के बारे में देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमने क्लास 6 की पुस्तक में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, समानता की न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। और इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं। और हम यह पुस्तक या चैप्टर स्टार्ट होता है कांता की कहानी से, इस पर चर्चा करते हैं। तो मताधिकार की समानता देखते हैं। कहानी के प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है और पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। और कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसे कि आप पिछले पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों की आवश्यक पहलू है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट देने का हकदार है। और कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उनके पास वोट देने का अधिकार है। और परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसके कांता के मन में शंका पैदा कर दी है? आओ देखें तो उसके जीवन के दिनचर्या देखें। और वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा उधार लेने के लिए मांगा था। और घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति भी लंबी लाइन में खड़े होने पर होती है। और सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इन लाइन में खड़े और अधिकांश लोग गरीब थे। जो लाइन में खड़े होते वो अधिकांश लोग गरीब थे। और अन्य सामान्य की असमानताएं देखें, अन्य प्रकार के समानताएं के बारे में देखें तो कांता उन बहुत लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़ सकते हैं। ये दोनों की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डाली है। और भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु ज़रा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखें तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाली एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। दलितों के बारे में आप पहले ही वर्षों की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। और दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। और कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूर पर बैठना पड़ता था और बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे
मारपीट करते थे। और जब वे कक्षा के 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। वो लिखते हैं, मुझे जैसे छोटे एक कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में मेरी पीठ दर्द करने लगी थी। मेरा चेहरा धूल से भर गया था और धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई थी और मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे और मुझे एक बार पानी पीने के लिए भी अनुमति नहीं दी गई और मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाजे और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के या तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदानों में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहस पूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना यह यही पढ़ेगा और इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं इसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पढ़ने आएंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर के किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वह पैसे वाले थे और इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए और अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम पूछे तो वे बहाने बनाने लगे कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस में मछली पकने की गंध आ रही थी और उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना दोहराया गया और अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हुई। उसके बाद मानवीय गरिमा का मूल्य देखें। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्य वर्ग के या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता के व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ और जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची और ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों से समान नहीं है और उनसे कमतर हैं। और बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं जान सके और नहीं कर सके और किंतु जब उनके पिता अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस बात असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची और फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था और वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता देखें। भारतीय संविधान इन सब व्यक्तियों को समान मानता है और इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति या किसी भी धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यही कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। और जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों को रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। और समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कंता जैसी घरेलू काम की नौकरानी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा यह है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि शामिल हैं। और सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों को मदद करके। और भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजना लागू किए गए हैं। ये योजना यह सुनिश्चित करते हैं कि यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम है माध्यम भोजन की व्यवस्था। और यह इस माध्यम भोजन के व्यवस्था इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। और यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। और 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिया। और इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश ले लिया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। और शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस लौट कर नहीं आते थे, परंतु अब जब से स्कूल में माध्यम भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। और वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने का घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है। माध्यम भोजन कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल जाते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। और यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और माध्यम भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो वो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है, और जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। और इस बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरोध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। और वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज के समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों
राज्यों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे देखें। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार का अधिकांश लोकतांत्रिक देश हैं सच तो यह है संसार के अधिकांश लोकतांत्रिकीय देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। और जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठा देना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी और दिसंबर 1955 को दिन भर काम करने के थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाता है। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़े जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। और इतना हो जाने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही उच्च है। लोकतंत्र की चुनौती देखें तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसी समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो उस व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। और इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से या उससे भी अधिक आयु के हो वो वोट देने का अधिकार के हैं और चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझने से है और संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। और नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समान अधिकारों की मांग की थी।